हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिजन। ये टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर का। हम इस कोलिजन चैप्टर में टाइप्स देखेंगे किसके, कोलिजन के। इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। और उसके बेस पे कुछ हम डेरिवेशन करेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक के, ताकि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हम सोल्व करने के प्रोसीजर को देख सकें कि कैसे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अगर हम ये डेरिवेशन समझ जाएंगे तो हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के टेक्निक भी सीख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कोलिजन के। तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन की डेफिनेशन से। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन का मतलब है व्हेन टू और मोर बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। इसकी डेफिनेशन लिखूँ मैं अगर, व्हेन टू और मोर कोलाइडिंग बॉडी exert force on each other for short time। ये इंपॉर्टेंट है, for short टाइम के लिए फोर्स एग्जर्ट करती हैं, तो उसको क्या करते हैं, कहते हैं हम कोलिजन। अब कोलिजन दो तरह के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन और सेकंड इज इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन फिर इनइलास्टिक कोलिजन के भी टाइप्स हो जाते हैं, वो तो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो पहले इलास्टिक कोलिजन है और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को वन बाय वन करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का इसमें क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले कोलिजन होने से रहती है और बाद में, वो दोनों क्या रहती है, सेम रहेंगी, मतलब लॉस नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी का। तो उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। अब इसके क्या फीचर्स क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन के फीचर्स क्या हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, पहले तो हो गया लॉस नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका भी मतलब क्या है कि कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। थर्ड है काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके फीचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये तो डेफिनेशन ही होगी कि देयर इज नो लॉस ऑफ, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस नहीं होगा। मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद है इन इलास्टिक कोलिजन। ये तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। सेकंड क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। तो उसको देखते हैं क्या होता है। सेकंड है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा कि इसमें लॉस होगा कुछ काइनेटिक एनर्जी का। देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, सम लॉस होगा कुछ, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होगी, कुछ लॉस होगा। मतलब अगर हम फाइनल में से बाद वाले को सब्ट्रैक्ट करें, इनिशियल में से फाइनल को या फाइनल में से इनिशियल को करें, तो कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। अब इसके फीचर्स क्या होंगे। फीचर पहला क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्या लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। सेकंड, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट।
देखो मोमेंटम खाली कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी जो दोनों चीज़ें हैं जो इलास्टिक कोलिजन में था वो वाली चीज़ें यहाँ भी एप्लीकेबल होंगी। तो ये था इनलास्टिक कोलिजन। देखो कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इनलास्टिक कोलिजन हो, लेकिन जो मोमेंटम की इक्वेशन है वो हमेशा हम इलास्टिक कोलिजन में भी लगा सकते हैं और इनलास्टिक कोलिजन में लगाते हैं, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन है इस वाले केस में बराबर नहीं होगी इसमें, क्योंकि लॉस है तो इसलिए आपस में बराबर नहीं होंगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है अभी डेरिवेशन समझ में आएगा, बाकी आगे चीज़ें। अब अगला टर्म देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रिसाइलेंस किसे कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रिसाइलेंस, ई से डिनोट करते हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रिसाइलेंस किसे कहते हैं, इसका मतलब ई इक्वल्स टू, ये क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये कैसा होगा, सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। अब सपोज इसकी स्पीड है ये u1 है से चल रहा है इनिशियली और ये u2 है। अभी इनमें कोलिजन नहीं हुआ तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे ये दोनों आपस में टकरा गए तो यह क्या हो गया, टाइम ऑफ कोलिजन। इस टाइम तक ये क्या है, कोलाइड कर गए ए और बी। इसके बाद क्या हुआ, ये क्या है, वेलोसिटी इनकी क्या है, कोलिजन होने के बाद क्या हो गई, बदल गई। ये v1 हो गई ए की और b की हो गई फाइनल वेलोसिटी v2। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, ये है आफ्टर कोलिजन। देखो हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को क्या लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये देखो अब ये भी ए और बी चल रहे थे एक ही डायरेक्शन में, अगर इनमें कोलिजन होना है, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, कोलिजन होना है तो u1 में और u2 में कौन बड़ा होगा, u1 और u2 में कौन बड़ा होगा, u1 बड़ा होगा। u1 की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए u2 से। अगर सपोज इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, सपोज लेट u2 की स्पीड u1 से ज़्यादा होती तो ये तो आगे बहुत तेज़ चल रहा था और ये पीछे पीछे आ रहा होता तो कोलिजन कभी हो ही नहीं पाता। तो कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, u1 की जो वैल्यू है u2 से जाना चाहिए, मतलब ये फास्ट चल रहा हो और ये स्लो चल रहा हो तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इससे कोलाइड कर जाएगा। तो फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस ये कंडीशन होनी चाहिए, फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस, ये कंडीशन होती है u1 इज ग्रेटर देन u2। अब ई बराबर देखो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी क्या है दोनों बॉडीज़ की, v2 माइनस v1 अपॉन में। अब u1 और u2 में कौन बड़ा है, u1, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ u1 माइनस u2। देखो u1 और u2 में कौन बड़ा है, u1, तो u1 माइनस u2 लिखेंगे। ये हमें फॉर्मूला ई के बराबर याद रखना है, ई इक्वल्स टू क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। तो ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रिसाइलेंस। अब जो ई की वैल्यू होती है, ई बराबर 1 होता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन परफेक्टली वर्ड जुड़ गया इलास्टिक कोलिजन होगा तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ई की वैल्यू 0 होगी किसके लिए, फॉर परफेक्टली, बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन,
देखो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1, अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 0। अगर हमारा कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के बीच का है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बराबर हो जाएगा फिर क्या, 0 और 1 के बीच में। ये इसके लिए क्या, ये इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर अदर कोलिजन, फॉर अदर कोलिजन। अदर कोलिजन का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के बीच का कोलिजन। ई की वैल्यू मतलब क्या होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, या फिर 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और ई की जो वैल्यू है 0 और उनके बीच में लाई करेगी फॉर अदर कोलिजन। मतलब अगर वो परफेक्टली इलास्टिक में है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक ना हो, तब ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब इसके बेस पे हम चलते हैं, डेरिवेशन करते हैं किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। पहला हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन COLLISION, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अभी हमने उसको डायग्राम को बना लेते दोबारा। ये बॉडी A है, इसकी स्पीड क्या थी u1, कोलिजन होने के लिए क्या होगा, u1 की वैल्यू u2 से बड़ी हो गई, इसकी स्पीड क्या हो गई u2। इसको हमने छोटे एरो से दिखा रखा है, देखो इसको, इसलिए इसकी लेंथ जो एरो की है मैग्नीट्यूड को दर्शा रही है यहाँ पे। ये क्या है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और A और B ये क्या है, टाइम ऑफ कोलिजन है, ये टाइम ऑफ कोलिजन A का और B का। इसके बाद क्या हुआ, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, ये V2 और ये V1, ये ऑब्जेक्ट A B आफ्टर कोलिजन। हमारा कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होने के लिए मैंने बताया था कि मोमेंटम की इक्वेशन अप्लीकेबल होगी, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर होंगे, टोटल एनर्जी कंजर्व जो होगी, और मतलब कंजर्व का मतलब क्या होगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या होंगे बराबर, और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी इनिशियल और फाइनल। तो मैं पहले अप्लाई करता हूँ कि मोमेंटम की इक्वेशन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, देखो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, इक्वल्स टू, इसको PI कह दो अगर, बिफोर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का सपोज मास m1 है और इसका मास कितना है m2, A का मास m1, इसका मास m2, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होगा इस पूरे सिस्टम का, देखो m1 u1 प्लस m2 u2। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, फाइनल मोमेंटम मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अभी हमने बताया था कि जो टोटल मोमेंटम होगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या हो गए, आपस में बराबर होंगे। तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर, इसको बराबर रख दो। क्या होगा, फाइनल मोमेंटम कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2 इजकल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद लगाओ क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व होगी, मतलब बराबर होगी पहले। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या होगा, बिफोर कोलिजन इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगा, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर। बिफोर कोलिजन है, इसको पूरा हमने एक सिस्टम लिया, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ये वाली, हाफ ऑफ मतलब m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। अच्छा, इसको नाम दे दे क्वेश्चन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर नहीं सॉरी, इसके बाद क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होंगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होंगे, बराबर होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, कंजर्व होगी काइनेटिक एनर्जी। लिखो इसको, कितना है, हाफ ऑफ m1, हाफ ऑफ क्या है ये, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर। अब हाफ को दोनों तरफ अगर हम कॉमन ले लें तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या बचेगा क्या, देखो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। अच्छा अब क्या करो, अगर मैं इस वाले को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, देखो कैसे कर दें, m2 v2 स्क्वायर, m2 वाले टर्म को इधर ले जाऊं, m2 v2 स्क्वायर इधर है, इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, m2 u2 स्क्वायर, ये वाला इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले गए तो यहाँ पहले क्या है m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 u1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, m1 v1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर। देखो ये क्या है, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ m2 वाले टर्म को इसको इधर ले आए तो m2 v2 स्क्वायर ये तो है ही, माइनस m2 u2 स्क्वायर, तो इधर क्या है m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर। अब क्या करो, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर, एक मिनट, अभी क्या करो m2 को कॉमन ले लो, यहाँ पहले m2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से तो क्या बचेगा, v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा, ये क्या बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है हमें, यहाँ से पहले रब करते हैं थोड़ा, ये तो समझ में आ गया, इसको पूरा रब कर दो। यहाँ से हमने देखो क्या लिखा है, v2 माइनस u2 का टर्म लिखा है, यहाँ पर भी ऐसे लिखो। अगर मैं इसी इक्वेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ इस वाली में ही, देखो v2 यहाँ पे क्या है, v2 माइनस u2 है, तो यहाँ भी इस वाले टर्म को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 v2 इधर ही रहने दो, ये वाला इधर जाएगा, माइनस m2 u2 इक्वल्स टू m1 u1 माइनस m1 v1 और मॉडिफाई कैसे हो जाएगा, m2 को कॉमन ले लो, m2 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, ये v2 माइनस u2 इक्वल्स टू m1, ये क्या बचेगा u1 माइनस v1। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब देखो v2 माइनस u2 ऐसे दिख रहा है, m1 u1 माइनस ये। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो, ये 2 जो है इसको 1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या है, 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारी, m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन में इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, ये रही m2 v2 माइनस u2 इक्वल्स टू क्या है, m1 अपॉन में m1 u1 माइनस v1। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्वेश्चन नंबर 1 से डिवाइड कर दिया है। अब देखो m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, ठीक है। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हम ए को v2 माने और b को u2 माने तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, इसका एक्सपेंशन अपॉन में क्या है v2 माइनस u2, ये तो है ही, इक्वल्स टू इसी तरह यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा u1 प्लस v1,
u1 प्लस v1, फिर एक बार माइनस u1 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस v1। अब देखो इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये इससे ये टर्म कैंसिल। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास v2 प्लस u2, v2 प्लस u2 इक्वल्स टू u1 प्लस v1। अच्छा अब क्या करो, फाइनल वेलोसिटी इसको इधर ले जाओ, फाइनल वाले को एक साथ v2 माइनस v1, ये तो फाइनल वेलोसिटी हो गई ना, ये फाइनल वेलोसिटी किसकी थी, b की, और ये a की, इक्वल्स टू क्या हो गया u1 माइनस u2। ये हमारे पास रिजल्ट ड्राइव हुआ। देखो फाइनल वेलोसिटी ऑफ b माइनस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ऑफ b माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ a, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a माइनस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b। दोबारा से देखो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटीज़ हैं और ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ b माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ a इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b। तो हमें याद रखना है v2 माइनस v1 इजिकल टू u1 माइनस u2 होता है किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अभी हमने देखा था कि E बराबर क्या था, देखो अगर मैं इस वाले को टर्म को इधर नीचे इसके ले जाऊँ v2 माइनस v1 अपॉन में कर दूँ u1 माइनस u2 इक्वल्स टू, हमने अभी देखा था ये E के बराबर था, इसको हमने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो E था। और यहाँ अब क्या बचा 1, ये इसके बटी में आएगा तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, तो E बराबर 1 क्या हो गया, इलास्टिक कोलिजन के लिए इक्वल्स टू 1। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। अच्छा अब हमें और कुछ इसमें डेरिवेशंस निकालने हैं, तो ये तो हमें समझ में आ गया, हमने मोमेंटम की क्वेश्चन देखी थी। अब हमें वेलोसिटीज़ निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ए और बी की आफ्टर कोलिजन के बाद, जो है कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटी है ए और बी की वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो, देखो पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। अभी हमने ड्राइव क्या करा, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू क्या ड्राइव किया है, u1 माइनस u2। अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटीज़ निकालनी है आफ्टर कोलिजन की, ए की भी और बी की भी। तो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया v2 इजकल टू v2 माइनस v1 इजकल टू u1 माइनस u2, ये तो अभी हमने ड्राइव करा है। अब क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी मतलब आफ्टर कोलिजन के बाद, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ए की क्या थी v1, इसकी v1 की वैल्यू निकालनी है हमें निकालनी। देखो मोमेंटम क्या था, m1 v1 इक्वल्स प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। जो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर था इलास्टिक कोलिजन में, हम अप्लाई करेंगे, चाहे इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम की इक्वेशन हमेशा अप्लीकेबल होगी। अब देखो m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। v2 को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, ऐसे v2 इक्वल्स टू क्या रख लो, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये माइनस तरह के प्लस हो जाएगा ये वाला। तो v2 बराबर क्या लिखो, u1 माइनस u2 प्लस v1 इक्वल्स टू क्या बचा, m1 u1 प्लस m2 u2। एक्सपेंड करते हैं इसको, m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 इक्वल्स टू क्या बचेगा, m1 u1 प्लस m2 u2। देखो ये m1 v1 है, ये m2 v1 है, हमें v1 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉमन ले लो, m1 प्लस क्या बचेगा m2 v1 आ गया कॉमन, इक्वल्स टू इन वाले टर्म को इधर ले जाओ, इस वाले देखो यहाँ लिखो पहले, ये क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 है, ये वाला इधर आएगा, माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस m2 u2, और ये वाला आएगा प्लस इधर आके हो गया माइनस m2 u1 इक्वल्स टू देखो क्या बचा है
m2u2 m2u2, ये तो 2m2u2 हो गया, ये कितना हो गया 2m2u2 प्लस 2m2u2 m1u1 माइनस m2u1, इसमें से क्या करो u1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा m1 माइनस m2 और u1 को कॉमन ले लिया। ये किसके बराबर है m1 प्लस m2 v1। अगर मैं v1 की वैल्यू निकालूँ, देखो v1 बराबर क्या होगा m1 प्लस m2 को इसके डिवाइड में ले जाओ पूरे के, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा देखो 2 टाइम्स ऑफ m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस क्या है m1 माइनस m2u1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी किसकी ए की आफ्टर कोलिजन को। हमें ये रिमेंबर रखना है। रिमेंबर देखो कैसे लिखना है, v1 इजिकल टू कैसे लिखना है, पहला है ना पहला वाला, तो m1 माइनस m2 फिर u1 इसी की इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में m1 प्लस m2 तो रहेगा, फिर दूसरे वाले टर्म में 2 टाइम्स ऑफ m2u2 सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये वेलोसिटी किसकी आ गई फाइनल वेलोसिटी कोलिजन होने के बाद ए की। अगर मैं किसकी निकालूं बी की, मतलब v की, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ b क्या होगी v2 होगी। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है हमें, देखो क्या करना है v2 की वैल्यू निकालनी है। v2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। v2 बराबर क्या है, v2 इक्वल्स टू है u1 माइनस u2 प्लस u1 माइनस u2 प्लस v1। v1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 की वैल्यू रख दो। v1 की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ m2u2, 2 टाइम्स ऑफ m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 और प्लस m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। u1 वाले के साथ u1, u2 के साथ u2, इसको इसके एक साथ रखेंगे अगर हम, तो u1 को कॉमन ले लेंगे। u1 को कॉमन ले लिया इसके साथ, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा u1 को कॉमन ले लिया m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। इसका काम ख़त्म। अब u2 इसको क्या ले लो इसमें से कॉमन, प्लस u2 को अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, देखो u2 को इस वाले टर्म को पहले लिख लो, तो क्या बचेगा यहाँ u2 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और माइनस वन ये वाला u2 माइनस u2 हो जाएगा। ये सोल्व करते हैं इसको, देखो ये वाला टर्म जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा u1 m1 प्लस m2, ये वाला इधर आ गए प्लस m1 माइनस m2 ये अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस क्या बचेगा इधर u2 है ना, ये 2m2 माइनस m1 माइनस m2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला अपॉन में m1 प्लस m2। और एक्सपेंड करें, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं देखो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू u1 माइनस m2 से प्लस m2 कैंसिल, m1 2m1, तो इसको मैं लिखूँ 2m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस देखो ये 2m2 है, ये कितना है m2, तो 2m2 में से एक m2 बचेगा, तो बचे एक m2 बचेगा, m2 माइनस m1 और बचा इधर u2, m2 माइनस m1 अपॉन में u2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये किसके बराबर है, ये है v2 के बराबर। देखो v2 का डेरिवेशन आता जा रहा है, तो v2 बराबर कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में इक्वल्स टू m2 माइनस m1 प्लस m2 माइनस m1 u2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो हम इन दोनों फॉर्मूलों को रिलेट करें ऐसे, तो देखो v1 इक्वल्स टू क्या है, v1 बराबर क्या है, पहले मैं कैसे याद रखूँगा, देखो याद करने के तरीके बताते हैं। v1 बराबर वही वाला आएगा जो पहले था, v1 इक्वल टू क्या रखना है m1 का मास m1 माइनस m2 और इसकी इनिशियल स्पीड u1 अपॉन में m1 प्लस m2,
फिर प्लस लगाना है 2 टाइम्स ऑफ सेकंड वाले का मास और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसी तरह हम इसको अगर लिखते हैं, देखो इसको v2 को मैं लिखूं तो v2 को अगर हम इसको देखो बिना देखें लिखें तो v2 बराबर क्या होगा, देखो सेकंड का है मास, सेकंड का मास m2 माइनस m1 इंटू सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी u2 अपॉन में m1 प्लस m2 और प्लस लगाओ, फिर क्या आ जाएगा पहले का 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो यही आया। तो ये हम ऐसे ट्रिक लगा के याद भी रख सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए इन 1 डायमेंशन। ये फाइनल वेलोसिटी है ए की और बी की। अब हम स्पेशल केसेस कुछ देखते हैं। स्पेशल केसेस ये प्रॉब्लम्स, इस केसेस के ऊपर नीट में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं इससे पहले। वैन अगर जो ए और बॉडी बी का जो मास था वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वैन कोलाइडिंग मास आर इक्वल m1 बराबर m2 अगर मैं रखूँ तो v1 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, v1 बराबर क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 बराबर है तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। ये वाला टर्म पूरा 0। यहाँ क्या लिखूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 की वैल्यू सपोज मास m हो गया, 2 टाइम्स ऑफ m2 की जगह आप क्या रखो m और u2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 का मास m, इसका भी m, m1 भी m और m2 भी m। कितना हो गया ये 2 टाइम्स ऑफ m u2 अपॉन में 2m से 2m कैंसिल, u2 बचा। मतलब v1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, u2 के बराबर। v2 की वैल्यू निकालो, v2 बराबर क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 बराबर है मास, पूरा टर्म कैंसिल, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 2m, m1 को हमने क्या क्या रखा है m, 2m u1 अपॉन में m1 की वैल्यू कितनी है m और m2 की भी m, तो m प्लस m। ये कितना हो जाएगा 2m u1 अपॉन में 2m से 2m कैंसिल, ये बचा क्या u1। तो v2 बराबर किसके बराबर हो गया, u1 के। एक चीज़ देखो, जो a की जो फाइनल वेलोसिटी थी है वो b की जो इनिशियल वेलोसिटी उसके बराबर हो गई। ये a की क्या है फाइनल स्पीड और ये b की क्या है इनिशियल स्पीड, और ये b की फाइनल स्पीड, ये a की इनिशियल स्पीड। इसका मतलब क्या है कि जब दो बॉडीज हों और इलास्टिक कोलिजन है तो वो आपस में वेलोसिटी को क्या कर लेती है, इंटरचेंज। तो हम इसको लिख सकते हैं व्हेन टू बॉडीज आर इक्वल मास्ड, व्हेन टू बॉडीज आर इक्वल masses undergoes elastic collision undergoes elastic collision, then they will interchange their speed। अपनी स्पीड को क्या कर लेते हैं, जो ए की फाइनल स्पीड थी ए की जो फाइनल स्पीड थी वो बी के इनिशियल स्पीड के बराबर हो जाएगी, और जो बी की फाइनल स्पीड है वो ए के इनिशियल स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो ये स्पेशल केस है पहला। सेकंड कि अगर जो कोलाइडिंग बॉडीज़ हैं आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं, बी जो है रेस्ट पे हो। सेकंड केस क्या है, बी एट रेस्ट। मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम भी बना लेता हूँ उनका कोलाइडिंग बॉडीज़ का। ये ए है और ये बी है, इसकी स्पीड थी u1, इसकी स्पीड u2। बिफोर कोलिजन है, ये टाइम ऑफ कोलिजन है। ए और ये हो गया बी की फाइनल स्पीड आफ्टर कोलिजन, और यह है बिफोर कोलिजन। अब डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे हम। मैं कह रहा हूँ कि ये अगर बॉडी बी रेस्ट पे हो। सेकंड केस क्या है, इफ़ बॉडी
बी एट रेस्ट, अगर बॉडी बी रेस्ट पे होगी तो यू टी की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, मतलब ये चल रही है, ये खड़ी थी तो पीछे से आकर उसने टक्कर मारा खड़ी बॉडी में। अब क्या करो, डेरिवेशन निकालते हैं। v1 की वैल्यू देखो क्या होगी, अब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, बी वाली जो बॉडी है वो रेस्ट पे, तो u2 की वैल्यू हो गई 0। इसके बाद अब इसमें से स्पेशल केसेस कुछ बनते हैं। पहला केस क्या है कि मासेस बराबर हों, m1 बराबर और m2, दोनों बॉडीज जो हैं ए और बी जो बी उनके मास के आपस में बराबर हों। तो देखो इसके स्पीड क्या होगी, v1 बराबर क्या होगा, v1 बराबर क्या होगा, m1 माइनस m2, मास दोनों के बराबर है, डिफरेंस 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज इक्वल टू पूरा टर्म 0, और u2 की वैल्यू क्या है 0, तो मतलब क्या है v की वैल्यू क्या हो गई, v1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। v2 बराबर देखो क्या होगा, v2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि मास बराबर है, तो ये 0 है पूरा 0, 2 टाइम्स ऑफ m1 u1, तो 2m u1, m क्यों लिखा क्योंकि m का मास m के बराबर है, m1 प्लस m2, m प्लस m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2m u1 अपॉन में 2m, 2m से 2m कैंसिल, ये क्या हो गया u1। v2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, u1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है देखो कि जो बॉडी a है, ये बॉडी तो b किस पे थी, अभी रेस्ट पे थी, इस वाले केस के लिए बॉडी b क्या थी, रेस्ट पे, यहाँ या आई इसको इससे टकराई ये वाली बॉडी, तो जो a की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई 0, मतलब ये वाली जो बॉडी है वो तो क्या हो गई, रुक गई है ना, ये वाली टकराने के बाद क्या है, ये वाली बॉडी क्या है, रुक गई, पहली वाली बॉडी जो है रुक गई, ये रुक गई है ना, v1 की वैल्यू क्या हो गई 0, v1 की वैल्यू हो गई 0। और जो टकराने के बाद जो b वाली रेस्ट पे थी जो है ना, उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ा, जो पहले जो ये वाली बॉडी जिस स्पीड से आ रही थी उसकी स्पीड के बराबर हो गई, u1 के बराबर हो गई, मतलब कोलिजन होने के बाद जो बॉडी b की स्पीड थी वो a के इनिशियल स्पीड के बराबर हो गई, मतलब इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो 100% ट्रांसफ़र हो गई किसमें, b में, और वो ये वाला पहले देखो ये रुका था, ये चल रहा था, अब ये रुक गया कोलिजन होने के बाद, ये रुक गया, v1 की वैल्यू 0 हो गई, और ये चलने लगा कितनी स्पीड से चलेगा, जितनी स्पीड से ये पहले टकराने आ रहा था ये a वाला। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि टोटल 100% काइनेटिक एनर्जी ऑफ a इज ट्रांसफर टू द b में। ये तो पहला केस हो गया a। सेकंड केस क्या है इसी में कि हम ये मानते हैं कि जो m2 है, m2 का मास बहुत ज़्यादा है, m2 का जो मास है m1 से बहुत ज़्यादा है ना, m2 का मास, बॉडी भी रेस्ट पे ही है, ये इसको ऐसे दिखा लेते हैं, b है जो इसका मास क्या है, m2 का मास m1 से बहुत है, तो m1 कैन बी नेगलेक्टेड, m1 कैन बी नेगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू m2। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि m1 अपॉन में m2 की जो वैल्यू होगी, या फिर इसको ऐसे लिख लो m2 और m2 क्या है, बहुत बड़ा m1 से, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी लगभग 0, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसमें m1 की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो m1 की वैल्यू, इसमें v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फाइनल वेलोसिटी a की, m1 की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ, 0 माइनस m2, तो माइनस m2 और u2, माइनस m2 u2, तो सॉरी माइनस m2 u1, माइनस m2 u1, और u2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 ही हो गया है, रेस्ट पे है ना, ये वाला टर्म पूरा 0, माइनस m2 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये किसका, ये एक्सप्रेशन किसका आ गया v1 का। v2 बराबर किसके हो जाएगा, देखो v2 बराबर किसके हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है 0, तो m2 u1 है ना, m2 u1, m1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो m2 माइनस 0 इजिकल टू m2 u2 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और प्लस क्या हो जाएगा ये इधर 2 टाइम्स ऑफ m1 u1,
m1 की वैल्यू यहाँ क्या है 0, तो ये वाला पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0। इधर क्या था u2 0 था रेस्ट पे, तो ये वाला टर्म 0। इधर क्या है m1 0 है, m1 0 है, तो ये वाला भी टर्म 0। और इसमें देखो हमने m1 प्लस m2 लिखा है, तो ये यहाँ पे भी 0 प्लस m2, तो माइनस m2 u1 अपन में क्या बचेगा m2, तो m2 से m2 कैंसिल, बचा कितना माइनस u1। अब m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस m2, तो m2 से m2 कैंसिल, बचा कितना u1 के बराबर। तो देखो v1 की वेलोसिटी कितनी हो गई माइनस u1, और v2 की स्पीड कितनी हो गई u1। इसी तरह अगर मैं क्या करूं, ये तो क्या था कि m2 का मास किससे बड़ा है m1 से, अगर आगे हम क्या कर सकते हैं कि उल्टा कर सकते हैं कि जो m1 है इसका मास बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट कैसे कह सकता है कि जो m1 का जो मास है जो कोलाइड हो रहा है वो उसका मास क्या है m2 से बहुत ज़्यादा है, तो m2 कैन बी निगलेक्टेड। m1 का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ए क्या है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए जो है बहुत हैवी है जो कोलाइड होने जा रहा है इस मीडिया से, और बी जो रेस्ट पे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसको बहुत छोटा बना लो, ये बी है बहुत छोटा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और ये बी बहुत छोटा है, ठीक है। तो m2 कैन बी निगलेक्टेड, या m2 को हम क्या लेंगे 0, m2 को 0 ले लो। तो u2 तो 0 है, u2 0 तो ये पूरा टर्म 0, v1 बराबर क्या होगा, v1 बराबर इक्वल्स टू m1 माइनस m2, m2 की वैल्यू 0 तो ये 0, m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा खाली m1 से m1 कैंसिल, क्या बचा u1। तो v2 बराबर क्या होगा, देखो m2 0 है, तो m2 0 माइनस m1, ठीक है, 0 माइनस m1 इंटू u2 की वैल्यू 0 है। अब इसमें तो u2 0 हो गई, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, बॉडी रेस्ट पे ना, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये वाला पूरा टर्म इसके लिए क्या हो गया 0 अपॉन में, ये देखो क्या है यहाँ पे v2 इक्वल टू क्या जाएगा, v2 बराबर क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2, यहाँ लिखता हूँ अगर मैं, देखो अब m2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो 0 हो गया, m1 से m1 कैंसिल, ये क्या हो गया 2u1, v2 की वैल्यू किसके बराबर हो गया 2u1, और v1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई u1 के बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो किसके लिए थी, इलास्टिक कोलिजन के लिए। अगर मैं आगे करूँ इन इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन में हम सिंपली क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज करी है वो यूज नहीं करेंगे, खाली मोमेंटम की इक्वेशन यूज करेंगे, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे किसके लिए, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन के लिए खाली ये इक्वेशन यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इन इलास्टिक कोलिजन वाली इक्वेशन को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा कोलिजन कैसा हो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए डेरिवेशन देखूँ मैं, अगर फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होगा कि जो बॉडी ए है u1 स्पीड से, जो बॉडी बी है, इसको टारगेट बॉडी बोलते हैं। टारगेट बॉडी क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए बी को किस पे होना चाहिए, जो u2 की वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, मतलब बी किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए। और ये परफेक्टली इलास्टिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा,
आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा कि जो दोनों बॉडियाँ आपस में चिपक जाएंगी और ये कॉमन स्पीड से चलेंगे v से, a और b। इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2। ये आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन m1 u1। देखो दोबारा से देखते हैं। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसको कहेंगे? अगर जो बॉडी b है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने के लिए बॉडी मस्ट बी एट ए रेस्ट। u2 की वैल्यू क्या है 0 होनी चाहिए, इसको टारगेट बॉडी कहते हैं। और कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडी एक साथ चिपक जाए और एक साथ चलें, मतलब उनकी ये दोनों बॉडी एक साथ मूव करें एक कॉमन स्पीड से, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्या है कि कोलिजन कैसा भी हो जाए, मैंने बताया इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम की इक्वेशन ऑलवेज एप्लीकेबल होगी। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या होंगे बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या है इनिशियल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 u1 प्लस m2 u2। देखो u2 रेस्ट पे है तो ये u2 की वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म 0 मल्टीप्लिकेशन था 0 बचा इतना, इक्वल्स टू m1। अब देखो मैंने कहा कि दोनों बॉडी एक ही स्पीड से चलेंगी, मतलब v1 और v2 किसके बराबर हो जाएंगी v के बराबर, एक ही स्पीड से चल रही होंगी। तो v1 किसके बराबर होगी v के बराबर, m2 v2 किसके बराबर है v के बराबर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। v को ले लिया मैंने कॉमन, जो ये कॉमन वेलोसिटी है m1 और u1। तो v की वैल्यू क्या हो गई v बराबर कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगी m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो जो कॉमन वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से चलेंगे आफ्टर कोलिजन होने के बाद, उसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है इन वन डायमेंशन। अगर मैं देखूँ अब नेक्स्ट, ये तो वन डायमेंशन की बात हो रही थी, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अगर हम देखें टू डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन, डेरिवेशन नहीं करेंगे, खाली इक्वेशन को देखते हैं। उससे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। अगर इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन दो डायमेंशन। देखो सपोज बॉडी यहाँ पे A है, इसका मास m1 है, ये u1 स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। ये बॉडी B है, इसका मास m2 और ये u2 से स्पीड से चल रही है। इसके बाद ये दोनों आपस में टकराई और हमने देखा टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद क्या है, A तो इधर चला गया, A इस साइड आ गई, जिसका मास कितना है m1 विद स्पीड ऑफ v1 मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद x एक्सिस। और जो B है इधर आ गई, B है जिसका मास कितना है m2, वेलोसिटी हो गई v2 मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई विद x एक्सिस। ये है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखो ये पहले दोनों एक ही एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग आ रहे थे, एक ही डायरेक्शन में। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि ये इस वाले प्लेन में चला गया xy प्लेन में और इस वाले xy प्लेन में चला गया, तो ये टू डायमेंशन हो गए ना, xy प्लेन में आ गए तो ये टू डायमेंशन में हो गई कोलिजन होने के बाद। अब क्या है इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और मोमेंटम की इक्वेशन भी कंजर्व होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी मतलब फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2, हम जस्ट इक्वेशन लिखेंगे, सोल्व नहीं करना पूरा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर। ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। अब मोमेंटम भी क्या होंगे बराबर, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर। देखो अब लेकिन इनिशियल मोमेंटम तो x डायरेक्शन में है, लेकिन जो फाइनल मोमेंटम है बॉडीज़ के वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब x डायरेक्शन में भी है y डायरेक्शन में है। तो क्या लिखो इनिशियल मोमेंटम along x डायरेक्शन
एक्स डायरेक्शन में क्या इनिशियल मोमेंटम पी आई की वैल्यू कितनी है, देखो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 एक्स डायरेक्शन में। अब फाइनल मोमेंटम है ना अलोंग एक्स डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, पी एफ इक्वल्स टू, देखो क्या होगा फाइनल मोमेंटम इस वाले बॉडीज़ का, इस वाली बॉडीज़ का एक्स डायरेक्शन में, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला इसका कंपोनेंट मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, देखो पी एफ कितना हो जाएगा m1 v1 cos थीटा, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई इस डायरेक्शन में, ये वाला ये क्या आ जाएगा cos, m2 v2 cos फाई। तो एक्स डायरेक्शन वाले दोनों मोमेंटम आपस में क्या होंगे, बराबर। तो पी आई किसके बराबर रख दो, पी एफ के बराबर एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन में। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको अगर हम यहाँ लिखें तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। ये इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 2 डायमेंशन में मोमेंटम की। ये तो एक्स डायरेक्शन की बात हुई थी। अब वाई डायरेक्शन में देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन तो ये बराबर ही होगी। फाइनल मोमेंटम, पहले लिखो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, अब देखो जो बॉडी चल रही है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में क्या होगा, 0। इनिशियल मोमेंटम तो कुछ है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं क्योंकि बॉडी एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन क्या हो गया, 0। फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, ये क्या होगा, पी एफ इक्वल्स टू, ये वाला कंपोनेंट देखो ये इधर है, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर हमें डायरेक्शन लेनी है, ऊपर क्या हो जाएगा, ये m1 v1 साइन थीटा, m1 v1 ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा। और इसका देखो क्या होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए प्लस, इसका वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस क्या m2 v2 साइन फाई। नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि जो इस वाले कंपोनेंट को हम देखो अभी हमने जब एक्स डायरेक्शन में लिया था, इसको इधर कंपोनेंट ये प्लस एक्स डायरेक्शन में, ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए प्लस लिया था। लेकिन जब अलग वाई डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट है इधर गया तो प्लस वाई डायरेक्शन में, और ये इधर आया तो माइनस वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसको हमने क्या लिया है यहाँ पे, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन। तो अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, बराबर। तो इसको बराबर लिखो, तो 0 इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई, ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके थी, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अगर ये इलास्टिक, ये सारी चीज़ें हम डेरिवेशन इसके मतलब यहाँ से फॉर्मूले हम कंसेप्ट देख रहे हैं सिर्फ यहाँ से, और प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे इन कंसेप्ट के बेस पे, इन डेरिवेशन के ऊपर। ये तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन था। अगर कैसा हो, इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, देखो जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी वो अप्लाई नहीं कर रही है, सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी है ना, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, कंजर्व नहीं होती है, तो उसको छोड़ देंगे। और बाकी जो मोमेंटम की इक्वेशन थी ये वाली और ये वाली, ये दोनों इस्तेमाल करेंगे हम खाली। तो ये जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन में हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को भी इस्तेमाल करेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी की
जो इक्वेशंस है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सारे जो डेरिवेशन थे इसके बेस पे हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन करवाने का मतलब सिर्फ था कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अब इन्हीं डेरिवेशन के बेस पे इजीली सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे। आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।